नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और आज इस सेशन में आप मेरे साथ करेंगे एसएससी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जहां पर हम जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आने वाले हैं आगे एग्जाम में। तो देरी किस बात की करनी है तैयारी यहाँ पे राइस स्मार्ट की टीम के साथ इस प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप ये जानकारी सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो क्लास में टाइम से रहे। और तब तक मैं अपने एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ ये जानकारी शेयर करना चाहती हूं कि राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर आ चुका है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, ऐसा बैच जिसकी डिमांड आप काफी टाइम से हमसे निरंतर करते जा रहे थे और इसीलिए आपकी जरूरतों को देखते हुए यहाँ पर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में बनाया गया ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। एक ऐसा बैच जहां पर आपको कंप्लीट एसएससी मिल रहा है, यानी पूरी तरह से एसएससी का कहीं इधर उधर जाके ना जाने की वजह हम लोग एक ही जगह बैठकर एसएससी के हर लेवल को कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इसके साथ आपको मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि इसके साथ रहेगी आपकी डेली 3 घंटे लाइव क्लासेस, यानी 3 घंटे लाइव क्लासेस के साथ आप पर डे अपनी क्लासेस इत्मीनान से कवर अप कर सकते हैं। 3 घंटे ज़्यादा भी नहीं है। 3 घंटे पढ़ने के बाद अगर इवनिंग में आप उसको रिवाइज भी करते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम में आप उसको रिवाइज करते हैं तो बर्डन भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छी तैयारी चलती रहेगी। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी जो बहुत अच्छा ड्यूरेशन है, जिसमें आप बहुत अच्छे से एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ के साथ जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसका प्रॉपर आपको यहाँ नोट्स दिया जाएगा, यानी जो क्लास में तो आप समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो तो अलग है, उसके साथ एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ नोट्स भी हैं। डेली क्लास टेस्ट रहेगा, यानी जो क्लास आप 1.5 घंटे की करेंगे ना, 2 क्लासेस रहेंगी आपकी 1.5 घंटे की, और जो 1.5 घंटे की क्लास आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ करेंगे उसमें उन्हीं की मौजूदगी के साथ उस टॉपिक पर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर करेंगे चर्चा, वो रहेगा आपका क्लास टेस्ट। साथ के साथ देख रहे हैं वीकली असेसमेंट टेस्ट, ऐसा टेस्ट जहां पर देख रहे हैं दोस्तों आप कि पूरे वीक जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर टेस्ट होगा, और इसी तरह से मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, यानी जो पूरे मंथ में आपने पढ़ा होगा उसके आधार पर ये टेस्ट रहेगा। फिर हो जाएगा हमारा सेमेस्टर टेस्ट, यानी आप देख रहे हैं जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी ड्यूरेशन है इस कोर्स का उस ड्यूरेशन के यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी कराते हैं ताकि आपकी तैयारी चलती रहे और आप अपने आप को देखते रहे, एग्जामिन करें कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है। और इस बीच अगर आता है कोई भी डाउट क्लियरिंग सेशन तो यहाँ पर मतलब डाउट्स, तो यहाँ रहेगा डाउट क्लियरिंग सेशन, उसका एक विकल्प सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में डाउट किस बात का, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जेनेरिक वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मिलेगा। तो देरी किस बात की, जाइए अभी राइस स्मार्ट के एप्लीकेशन पे इंक्वायरी नंबर घुमाइए 8282827099। और इसी के साथ जो है आगे इतना कहना चाहूँगी कि मेरे अपने बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑफर कि अगर आप यूज़ करें मेरा कोड आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। तो यूज़ कीजिए मेरा कोड इसे ज्वाइन करने के लिए SG500 SG500। तो देरी किस बात की, चलते हैं आगे की ओर आप अपने सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो रेडी गाइस, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर आ चुका है। ऋग्वेदिक रिलीजन वर्स, ऋग्वेदिक धर्म था पॉलिथेइस्टिक बहुदेववादी, मोनोथेइस्टिक अद्वैतवाद संबंधी, मोनिस्टिक वेदांत का, लिबर्टेरियन यानी मुक्तिवादी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है जहां शायद ही आपने इस प्रश्न को देखा हो, इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एस्पेक्ट से पूछा जाता है, वैदिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम लोग जब बात करते हैं वैदिक काल की, ठीक है, तो वैदिक काल में जहां पर आप देखते हैं ये लोग कौन थे, यह प्रकृति पूजक थे, ठीक है, जहां पर ये नेचर की पूजा करते थे। अब प्रकृति पूजक थे तो प्रकृति पूजक में आप जानते ही हैं या फिर आपने नहीं भी सुना तो मैं यहाँ हूँ और मैं बताऊंगी, अगर मैं बताऊंगी तो आपको कहीं नहीं जाना है। जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर जो देवी देवता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, क्योंकि वो तो एक मूर्ति पूजा का रूप है। लेकिन वहीं पर ये लोग जब प्रकृति की पूजा करते हैं तब नाम जिक्र आता है इंद्रदेव, वरुण देव, सोमदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इन सब का बहुत नाम आता है। जिन देवी देवताओं को ये लोग जो है
ठीक है, हम देखते हैं तो बहुत सारे देवी देवता हैं, यानी हमारा उत्तर के तौर पे तो क्या हो जाना चाहिए, बहुदेववादी थे। ठीक है, और क्योंकि प्रकृति पूजक थे तो इनके मुख्य जो हम ईश्वर देखते हैं, मुख्य देवता जो देखते हैं, उन्हें इन लोगों ने कितने भागों में विभाजित किया हुआ था, उन्हें विभाजित किया है इन्होंने कई भागों में, जैसे कि आपको देखने को मिलता है आकाश, ठीक है, फिर अंतरिक्ष और पृथ्वी, जिसमें आप देखेंगे इन्होंने डिवीजन किया हुआ है अपने ईश्वर का। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित है, यानी आकाश के भी देवी देवता हैं और इस तरह से जो है अंतरिक्ष के हैं, पृथ्वी के हैं। तो इस तरह से उन्हें विभाजित किया गया, जिसमें इनके मुख्य या फिर आप कह सकते हैं प्रधान ईश्वर कौन माने जाते थे, माने जाते थे इंद्रदेव, सबसे बड़ा इंद्रदेव, जिसे वेद में, ऋग्वेद में कहा गया है पुरंदर। ठीक है, यानी दुश्मनों के किलों का नाश करने वाला, यानी दुश्मनों से हमारी रक्षा करने वाला, जिनका कितनी बार जिक्र किया गया है, यहाँ पर 250 बार जिक्र किया गया है। ठीक है, 250 बार बताया गया है इसके बारे में, इनके बारे में। और उसी तरह से दूसरे देवता आपको नजर आते हैं जिन्हें बोलते हैं अग्निदेव। अग्निदेव जो थे दरअसल ये मध्यस्थ का काम करते हैं। ठीक है, मध्यस्थ किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इनका पहली बार कितनी बार जिक्र किया गया है, 200 बार। आप जानते हैं जैसे ईश्वर आकाश में है, हम लोग धरती पर है, हम अपने ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो हम किसको अर्पित करते हैं, अग्निदेव को। इसीलिए जो कुंड पूजन और इस तरह से यज्ञ होते थे, यज्ञ में हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं और अग्नि देवता उन्हें कहाँ पहुंचा रहे हैं, हमारे ईश्वर के पास उन्हें समर्पित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो हमारे और ईश्वर के बीच में क्या कर रहे हैं, मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, मिडिल। ठीक है, तो क्या था कि ये एक माध्यम थे, मीडियम थे, जिनसे हम अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी होता है जल, तो इस तरह से वरुण देव और इस तरह से अगर हम बात करते हैं सोमदेव का जिक्र किया गया है, जिसे ऋग्वेद में नवे मंडल में भी, मतलब जो नवा मंडल है, क्योंकि ऋग्वेद में कितने चैप्टर, मतलब ये जो है ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल, और 10वां जो नवा मंडल है, 10 में से नवा मंडल है वो सोमदेव को अर्पित किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते आगे के प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आता है। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्त पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वाज, गुप्तोत्तर काल में मुख्य व्यवसाय केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, देवगिरी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम का ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि कन्नौज, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना बात की गई है गुप्तोत्तर काल की, यानी पोस्ट गुप्त पीरियड। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो गुप्त पीरियड तक लगभग सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र ने अपना एक स्थान कायम किया हुआ था, क्योंकि प्राचीन भारत में एक समय था जब मौर्यों और गुप्त साम्राज्यों ने केंद्रीकृत शासन, यानी हम कहते हैं ना सेंट्रलाइज्ड रूल, और इस तरह से बड़ा प्रशासन साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन जब गुप्त का अंत होता है, यानी गुप्त काल का अंत होता है, तो उसके बाद जो है कई भारत के अन्य हिस्सों में जो है मतलब राज्यवंश जो थे उभर कर आ रहे थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हमें नजर आता है कौन सा, वर्धन वंश। और इस तरह से वर्धन वंश के जो शासक था हर्षवर्धन। ठीक, तो हर्षवर्धन की पहली जो राजधानी थी, पहली राजधानी कौन सी थी उसकी, थानेश्वर। ठीक है, जिसने इसको शिफ्ट कर दी थी कहां पर, कन्नौज की ओर। एक समय था जो उस काल में माना जाता था केंद्रीय रूप से, मतलब व्यापारिक केंद्र के रूप में उज्जैन। लेकिन बहुत जल्द जब प्रशासन बदलता है तो उसके साथ उसकी महत्वता, उसकी मतलब कहते हैं ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बदल गई। और बहुत जल्द यहाँ जिस तरह से पूछा गया है व्यवसाय केंद्र, वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, उज्जैन से कन्नौज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यवसाय केंद्र शिफ्ट हो जाता है आपका उज्जैन से कन्नौज। ठीक है, इवन हर्षवर्धन की भी राजधानी कन्नौज शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हमने देखा कि वर्धन वंश का जब विनाश होता है तो 3 भारतीय राजवंश होते हैं। ठीक है, जिनका नाम था पाल,
प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जहां पर इन तीनों वंशों ने लड़ा था क्या, त्रिपक्षीय युद्ध या ट्रिपार्टाइट वॉर बोलते, त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसे जीतने के लिए, उत्तर भारत में उसको जीतने के लिए जो है इन्होंने लड़ा था ये युद्ध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिपार्टाइट वॉर। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कहा जाता है कि कन्नौज का जो महत्व था वो एक समय के बाद बदल जाता है। हालांकि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग लेटर मेडिवल की बात करेंगे तो उसका स्थान और बदलते हुए आगे बढ़ जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो समय के साथ हमें ये भी देखना होता है प्रश्न में कि कौन से सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पूर्व की बात की जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण रोल रहा था, उज्जैन का रहा था, लेकिन इसके बाद जो है कन्नौज का स्थान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर सबसे पहले की बात की है इसमें से, यानी हमें एक ऑप्ट करना है, वरना कई बार क्या कहते हैं, कोड लगा के कहते हैं क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबका समय काल जो है देख लेते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा हो जाता है 1918 ईसा में। ठीक है, वहीं पर अगर हम सविनय अवज्ञा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1930 ईसा में। ठीक है, अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आ जाता है हमारा 1920 ईसा में, और चंपारण सत्याग्रह हमारा आ जाता है 1917 ईसा में। तो यानी अगर हम क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है, यानी चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बिहार में ये क्षेत्र है, चंपारण कहाँ था, बिहार में, जहां पर ये जो है कहाँ किसके लिए चलाया गया था आंदोलन, नील कृषकों के लिए। नील कृषकों के लिए आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे फॉर इंडिगो पेजेंट्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था थी। 3 कठिया व्यवस्था के तहत जो यहाँ के किसान थे उन्हें अपनी भूमि पे 3/20 यानी जो आंकड़ा बताया उसके हिसाब से उन्हें नील की खेती करनी थी। पर 20वीं शताब्दी में आर्टिफिशियल नील आने के कारण जिस घाटे को वो सह रहे थे कि अब उसे वो बर्दाश्त करने लायक योग्य नहीं थे। यहाँ पर उन्होंने नील की खेती भी कर ली, उनकी ज़मीनें बर्बाद भी हो गई और अब मार्केट में वो बिक भी नहीं रहा। अंग्रेज़ों ने अभी भी उन पर फोर्स बना रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी पर इस तरह से प्रभाव बनाया कि वो चाहते थे कि वो गांधी जी यहाँ का दौरा करें। और इस तरह से गांधी जी ने जब दौरा किया था तो वहां पे जाने के बाद, मतलब ये विजिट की प्लेस, तो तब जाने के बाद उन्होंने चंपारण की स्थिति को देखकर इसके खिलाफ विद्रोह भी किया था, मतलब विरोध किया था। ठीक है, विद्रोह तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रिवोल्ट बहुत बड़ा होता है, मूवमेंट छोटा है। मूवमेंट की भी अलग परिभाषा, उसे भी छोटा मत समझिएगा। ठीक है, ये बहुत एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवोल्ट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी ने जब विरोध किया था तो यहाँ पर अंग्रेजों को मजबूरन होकर समझौता करना पड़ा, 25% पर समझौता करना पड़ा, जिसके कारण गांधी जी इस अपने पहले आंदोलन में सफल हुए। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है, तो यहां पर कौन सी व्यवस्था थी, 3 कठिया व्यवस्था थी। ठीक है, इस आंदोलन में सफलता के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया।
समझे। और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, तो आप इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, यह है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है प्रश्न जिसमें बहुत सारी चर्चा के साथ हम लोग कई सारे एस्पेक्ट देख चुके हैं, और अब इससे प्रश्न है तो हम लोग उसको सुन भी सकते, आपने सुना भी जो डिस्कस किया, तो उसके आधार पे जब प्रश्न आएगा तो आपको करना है सॉल्व। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की। और दोस्तों, विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन नहीं था? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक अलग प्रकार का प्रश्न है। हम जैसे जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जब यहाँ पर बात की गई है उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में हम नाम लेते हैं चालुक्यों का। ठीक है, जो चालुक्य की वंश की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि जैसे चालुक्य वंश में भी कई सारी ब्रांचेस देखी जाती है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बादामी चालुक्यों की, जिसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। ठीक, संस्थापक मैं नाम इंग्लिश में लिख देती हूँ, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी, जो इनकी कैपिटल इन्होंने बना रखी थी, ठीक है, वो थी वातापी। और ये आज आप देख सकते थे, मतलब कि कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है, स्थित। और इनका दक्षिण भारत, इनका मध्य से दक्षिण भारत तक प्रभाव रहा। का प्रभाव था। ठीक, यानी आप कह सकते हैं नॉर्थ की तरफ ये नहीं जा पाए, क्योंकि इसके जाने माने शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। बहुत काफी, जैसे कहते हैं ना, हर वंश में एक प्रतापी शासक होते हैं, यहाँ पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय ने काफी मतलब हद तक इसको कहते हैं ना विकसित किया था, बहुत हद तक इसको डेवलप किया था। साथ के साथ पुलकेशिन द्वितीय ने तो अपने शासनकाल में यहाँ पर युद्ध भी किया, जैसे कि उन्होंने, अभी मैं वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन की बात करती थी, उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया था। तो वहीं पर पल्लव शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम से भी उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, साथ के साथ पुलकेशिन द्वितीय, अक्सर आप जानते हैं, यहाँ पर एक बार मैं लिख ही देती हूँ, जैसे कि आप जानते हो, यहाँ मैं दूसरे तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि बात करते हैं हुएनसांग की। हम सभी ने अक्सर पढ़ा है कि हुएनसांग जो था वो मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। अब आप जानते हैं कि ये चीज़ तो है, ये प्रश्न भी आ चुके हैं, उत्तर भी जान चुके हैं हम, लेकिन एक नई चीज़, क्योंकि हुएनसांग जो थे वो इनके काल में भी आते, मतलब यहाँ भी विजिट करते हैं। अब इसमें प्रश्न नया बन जाए कि हुएनसांग जो थे हर्षवर्धन के अतिरिक्त और किस शासन के यहाँ जो है भ्रमण किए थे, मतलब वहाँ पर उनकी स्थान पे गए थे, उनके साम्राज्य में गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो इन्होंने हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया। ठीक, और इसके अलावा हुएनसांग इनके साम्राज्य में या शासन काल में, हम ये लिखेंगे, इनके साम्राज्य में भी आए थे। इसने ही दरअसल बताया था काफी हद तक, मतलब हुएनसांग ने, कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे एक बहुत अच्छे शासक थे। ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एहोल के मंदिर जो हमें नजर आते हैं, जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा पत्तदकल, जहाँ जिसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें 10 टेम्पल्स यानी 10 मंदिर नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी किसके निर्माण थे? ये सब चालुक्य के निर्माण थे। बहुत ही ज़्यादा इनका कह सकते प्रभाव भी रहा था, और बहुत हद तक इन लोगों ने जो है इसे मतलब एक अपनी छाप छोड़ दी थी आर्किटेक्चर को लेकर, निर्माण कार्य को लेकर, प्रशासन को लेकर। इनके प्रशासन में सैनिक रूप से बात की जाए तो जहाँ पर एक तरफ जो है पैदल सेना होती है, घुड़सवार
गौहर सेना होती है, वहां पर इनकी हाथी सेना और साथ के साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वायु सेना का भी बहुत अच्छे से वर्णन करते हुए बताया है कि ये लोग जो थे बहुत ही ज्यादा डेवलप थे। समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय। हिंद के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और ऑप्शंस क्या है, द ग्रीक्स, द रोमन्स, द चाइनीज, द अरब। अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपका उत्तर हो जाता है द अरब। हालांकि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन रह जाए, इसलिए एक आज के सेशन में मैंने इस प्रश्न को इसी इंटेंशन के साथ रखा है ताकि इस पर कुछ चर्चा हम कर सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू वर्ड की बात की गई है। हालांकि हिंदू एक यहाँ पर जो बताया गया है लोगों को, यहाँ पर कह रहे हैं किसको संदर्भ, मतलब किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए, पीपल के लिए। लेकिन इस नेशन को, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उसको हिंदू को पहले भी कोई और डिफाइन कर चुका था। जब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही हम देखते हैं काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो थे इनके व्यापारिक संबंध थे। ऐसे में एक था पर्शिया। बाद में जाकर हम देखते हैं आगे जाके जो पर्शिया, जिनके भारत के साथ आगे संबंध भी हुए थे, उन्होंने पर्शियंस जो थे, ठीक है, इनका मिसकंसेप्शन होता था, यानी ये लोग जो बोलना चाहते थे, ये वर्ड डिनोट करते थे किसके लिए, सिंधु लोगों के लिए। ठीक है, सिंधु लोगों को ये लोग प्रोनाउंस करना चाहते थे, लेकिन इनकी एक परेशानी थी, ये स का उच्चारण जो करते थे वो किससे करते थे, ह से करते थे। ये क्या बोलते थे, सिंधु नहीं बोलते थे, ये इसको क्या बोलते थे, हिंदू। और इसी तरह से आप जानते हैं कि ये हिंदू वर्ड जब बना, ठीक है, ये हिंदू वर्ड जब बना तो यहाँ पर इसे भौगोलिक रूप से बताया गया है। किस रूप से, भौगोलिक रूप से। क्यों भौगोलिक रूप से बताया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये वर्ड उनके लिए डिनोट किया जा रहा है जो सिंधु के, मतलब सिंधु नदी के पास बसे हैं या सिंधु क्षेत्र में बसे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए शब्द है, यानी भौगोलिक रूप से। लेकिन बाद में ये शब्द जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, धार्मिक रूप में। ठीक है, धार्मिक रूप में परिवर्तित होता है, क्योंकि बाद में जाके हमारी एक प्रॉपर जो संस्कृति जो अलग अलग रूपों में एक नज़र आती हैं, लेकिन धार्मिक रूप से एक संस्कृति अब धीरे धीरे डिफाइन होने लगी समय के साथ साथ, और इस तरह से डिनोट कर दिया गया था हिंदू। जिसमें हम बात करते हैं जब किसकी, हम यहाँ बात करते हैं जब आता है मेगास्थनीज, नाम सुना होगा। मेगास्थनीज जो था दरअसल ये एक कौन था, एक ग्रीक विद्वान था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और इसने एक वर्ड यूज किया था इंडिका। दरअसल इसने ये ग्रीक वर्ड यूज करा था इंडिका, जो जहां पर ये डिनोट करना चाह रहा था वर्ड इंडिया। दरअसल जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा कि मेगास्थनीज का इस देश को किस तरह से प्रोनाउंस करना बताना था, डिनोट करना था, और अंग्रेजों ने उसे और एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छे से एक वर्ड जो है यहाँ पर इमर्ज किया जिसे बोला गया इंडिया। लेकिन बाद में जो पूर्ण रूप से देखा जाता है कि जो अरब के लोग यहाँ आए थे, जिस तरह से इनकी पूरे सभ्यता संस्कृति काफ़ी हद तक ही क्या हम इनका धर्म हम सब देखते अलग है। जिसे हमारे भारत के लोगों में जब भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन हुए तो वहाँ पर इसे अलग डिफाइन किया गया था, तुर्का धर्म। हम कहते हैं जैसे विद्यापति जी थे, कबीर जी थे, तो इन लोगों ने जिस तरह से डिफाइन किया था, कई बार उसको तुर्का धर्म भी कहा जाता था। तो यहाँ पर भले ही उस धर्म को वो पर्सोनिफाई करे, पर दूसरी तरफ वो धर्म दूसरे धर्म को भी डिनोट कर रहा है कि हाँ ये ऐसा है और वो वैसा है, और इसी कारण जो है इसे बाद में जाके पूर्ण रूप से जो डिनोट किया जाता है वो अरबियों द्वारा हिंदू शब्द के माध्यम से किया जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो पहले ये भौगोलिक रूप से यूज किया जाता था, जियोग्राफिकल था, लेकिन बाद में ये जो है किस में कन्वर्ट होता है, रिलीजियस टर्म में। ठीक है, और इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, जो आपके सामने आ चुका है। विच मुगल एम्परर हैज नो मौसोलियम इन इंडिया? किस मुगल बादशाह का भारत में कोई मकबरा
नहीं है। और यहाँ पर है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो दोस्तों जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है और इस प्रश्न को यहाँ पर आप कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है आपके लिए। हालांकि इसीलिए मैं ऑप्शंस में, आपको पता है अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपके दोनों हैं, जहांगीर भी है, बाबर भी है, बट मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन जानबूझकर इस तरह से रखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। दरअसल कई बार अक्सर ऐसा होता है कि इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं और बाबर उसमें नहीं होता है, उसमें कोई और ऑप्शन दिया जाता है, बट मैं एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शंस के साथ आपको समझा दूं तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा, इसीलिए एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर के तौर पर हमें अक्सर दिखाई देता है जहांगीर, लेकिन इन केस अगर जहांगीर नहीं होता है या एग्जामिनर ने को थोड़े से चेंजेस इस क्वेश्चन के साथ कर दिए तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है? बाबर। कारण क्या है? जब कहते हैं 1530 में बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को कहाँ दफन किया जाता है? बाबर को दफनाया जाता है आगरा में। ठीक है, आगरा के आराम बाग में। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ठीक, लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि बाबर की तो इच्छा थी कि बाबर अपनी मातृभूमि काबुल में उनको दफन किया जाए, जिसकी इच्छा ये बाद में पूरी की जाती है और बाद में इनकी अस्थियों को लेकर इन्हें क्या करा जाता है? इन्हें पुनः दफनाया जाता है काबुल में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? काबुल में पुनः दफनाया गया, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रीबरिड इन काबुल। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर ये बात हो रही है किसकी? बाबर की। ठीक, लेकिन अगर यही मैं बात करती हूं जहांगीर की, ठीक, अब जहांगीर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि जहांगीर जो थे, अब ये तो कहते ही हैं कि शराब का सेवन तो अक्सर करते थे, लेकिन जहांगीर ओपियम का भी सेवन करते थे, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी सब परेशानी तो आती थी। कुछ ऐसे ही अंतिम समय चल ही रहा था, आप ये कह लीजिए, क्योंकि इनका शासनकाल जैसे कि हम देखते हैं 1605 से 1627 ईसा। तो कहते हैं कि अंतिम समय काल में ऐसे ही कुछ हुआ कि ये अपने स्वास्थ्य को लेकर भ्रमण करते, मतलब जाते हैं यहाँ से, मतलब क्योंकि ये लोग तो अपना जो क्षेत्र बसाए हुए थे, आगरा और दिल्ली इन्होंने गढ़ बनाया हुआ था अपना, लेकिन ये जाते हैं कहाँ पर? लाहौर। कश्मीर से लाहौर जाते हैं, जहां पर कश्मीर में ठंडी जलवायु थी, इनसे रहा नहीं गया, तो इसे इन्होंने निर्णय लिया कि ये लाहौर वापस आएंगे। और जब ये लाहौर आए तो वहां पर जाकर ना जाने का तबीयत खराब हुई, या तो बदलती जलवायु के कारण या कुछ और रीजन भी हो सकता है जिसके कारण इनका देहांत कहाँ होता है? लाहौर में। और बाद में इन्हें जो दफन किया जाता है, लाहौर में क्षेत्र है शादरा में इन्हें दफन किया जाता है, जहां जिनका मकबरा कहते हैं वहीं है, यानी देश के बाहर। तो दो हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं। तो क्या जहांगीर को लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया। ठीक है, तो ये भी देश के बाहर हो गया और काबुल भी देश के बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन एक और बता देती हूँ, कई बार इसे लेटर मुगल्स के अगर हम देखते हैं तो कौन आ जाता है? बहादुर शाह जफर। और इस तरह से बहादुर शाह जफर जिन्होंने अपना दम तोड़ा रंगून में, और रंगून में इनका मकबरा बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी देश के बाहर हो गए, इन्हें रंगून में दफनाया गया। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है और आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन इनमें से एक आया था, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के इसलिए रखा है ताकि मैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। कई बार इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए। ओके, चलते हैं आगे की और अगले प्रश्न की ओर देखते हुए। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया था? डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। अगेन एक नया क्वेश्चन, एक डिफरेंट क्वेश्चन, और क्यों ना हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अंत में बात की जा रही है, ठीक है, तो
तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डचेस को, जैसे कि ऑप्शन में हमारा बताया गया है डचेस है। और डच की बात करते हैं तो डच हमारे आ रहे हैं 1602 ईसा में। वहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, जिन्हें 1608 हमें देखा जाता है। ठीक है, हालांकि इनके जो कार्य हैं वो धीरे धीरे शुरू होते जा रहे हैं। फ्रांसीसी जो हैं इनका 1664 ईसा में, और यही पुर्तगालियों का 1498 ईसा में। ये वो थी जहां पर इन्होंने सबने अपनी नींव रख दी थी भारत में आने के लिए। और जब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है क्या, 1664, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी। तो यहाँ पर 1664 ईसा में आता है क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किसके नियंत्रण में, इस कंपनी का निर्माण जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट के नियंत्रण में हुआ। जिस समय अगर बात करते हैं तो फ्रांस का जो सम्राट था वो कौन था, फ्रांस का जो शासक था उसका नाम क्या था, लुईस 14। ठीक है, मैं इस तरह से भी लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे। और इस समय भारत में, क्योंकि 1664 की बात हो रही है, तो भूलना नहीं है भारत में कौन था इस समय बादशाह, मुगल बादशाह, जिसका नाम होता है औरंगजेब। ठीक, क्योंकि आप जानते ही हैं 1658 1658 से इनका शासन शुरू होता है। ठीक है, 1658 से 1707 ईसा। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, औरंगजेब था। ठीक है, साथ के साथ इन लोगों ने 1668 में अपनी जो है पहली फैक्ट्री सूरत में लगा दी थी, पहली फैक्ट्री सूरत। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने अपना कार्य जो था शुरू किया था। हालांकि फ्रांसीसियों का बहुत कुछ भारत में गतिविधियां अच्छी चल रही थी, लेकिन अंग्रेज जो सबके बने हुए थे दुश्मन, उन्होंने किसी कंपनी को रहने नहीं दिया था। और इस तरह से 3 कर्नाटक युद्ध, 3 कार्नेटिक वॉर्स जो हुए थे उसके तहत बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में फ्रांसीसियों का सफाया कर देते अंग्रेज, और इस तरह से भारत से इनका हो जाता है निकास। ठीक है, अब देखते हैं भारत में, मतलब अगला प्रश्न की और जो भारत को लेकर है, क्या कहता है, द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। पाकिस्तान के गठन की मांग करने वाला प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शंस आर 1939, 1940, 1941, 1942। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उत्तर की? जब हम बात करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1940 ईसा। जैसे कि हम जानते हैं कि 1940 ईसा में होता है एक लाहौर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता में देखते हैं, अध्यक्षता के तहत मतलब उसको निभाते हुए जिन्ना क्या कहते हैं, जिन्ना ने किसकी मांग कर दी थी? जिन्ना ने मांग करती थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की। दरअसल कहा जाता है कि चौधरी रहमत अली ने एक शब्द का निर्माण किया था जिसे कहा जाता था पाकिस्तान। और आप जानते हैं इस समय कुछ कहते हैं कि आई नहीं था, आई का यहाँ कोई रोल नहीं था, तो पी से हो जाएगा पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, एस से सिंध, बलूचिस्तान का तान, यानी ये वो क्षेत्र हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है। चौधरी रहमत अली ने सोचा क्यों ना, मतलब ये विचार किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने। तो उसने सोचा क्यों ना एक काम करे कि इन क्षेत्रों को मिलाकर एक हम लोगों का मुस्लिम कंट्री तैयार करें। यह विचार तक प्रकट ही किया था, लेकिन किसको मालूम था कि इसके लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की बागडोर संभालते हुए
जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू नेशन थ्योरी, सिद्धांत की मांग की। समझ रहे हैं? यानी वन नेशन फॉर हिंदू, एक राष्ट्र हिंदुओं का और दूसरा राष्ट्र मुस्लिम का। तो इस तरह से हालांकि इस विचार को जो है बाद में जाकर जब क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, सॉरी कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में वो क्या करते हैं, इसका खंडन करते हैं, वहां पर मना कर दिया गया था ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं जिस तरह से घटना घटित होती हैं, मतलब एक सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां पैदा होती उत्पन्न होती हैं और जिसके तहत जिन्ना ने यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे, सीधे कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया था। उसके बाद जो हमारे देश में हुआ था गदर, खून खराबा, और जिसके बाद होता है ये विभाजन। तो ये विचार बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था जिसको नामंजूरी मिली थी कैबिनेट मिशन, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ और तब निर्माण हुआ एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान और दूसरा अलग राष्ट्र हिंदुस्तान। खैर बहुत दुख भरा था, बहुत दौर था, हम नहीं जानते, हालांकि हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने देखा नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे, क्योंकि आज कुछ भी हो, हम किसी भी धर्म के हैं, हम लोग जो हैं एक देश के हैं, हम इतना जानते हैं। तो आज तक का मेरा यही था सवाल, कैसा रहा आज का ये सेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगी अगले सेशन में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक मुझे दीजिए आगे, टाटा बाय बाय।